सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको संधि का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि आपको संधि कितने प्रकार की होती है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि के भी भाग होते हैं। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, जिसमें वृद्धि संधि और गुण संधि को मैंने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर की यानी कि यण संधि। ठीक है, तो यह यण संधि ये स्वर संधि के भाग हैं। 5 भेद हैं उसके, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और आपका दीर्घ संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको दीर्घ संधि और गुण संधि मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो यण संधि में क्या था? यण संधि में क्या होता है? जहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई, उ, री या ली हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर होने पर यण संधि होती है। यण संधि में ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है। ठीक है, कि जब भी कोई भी एक शब्द है, अगर हम उसका संधि करते हैं तो संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ई है, उ है, री है या ली है, तो जो ई है तो ई का क्या हो जाएगा और उसके आगे कोई भी असमान है। असमान का मतलब जो उसके समान ना हो। ठीक है, तो कोई भी असमान हो, वो जैसे अब ई के बाद आ गया तो क्या बन जाएगा? वो या बन जाएगा। ठीक है, उ के बाद अगर आ बन गया, आ गया तो वो वा बन जाएगा। अब देख लेते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। पहला है हमारा इत्यत्र, इत्यत्र। ठीक है, तो इसका हमने क्या संधि किया? इति धन अत्र। ठीक है, तो ई आया, इति, ई आ रहा है और इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है? आ है ना? तो ये क्या हो गया? इति और आ तो मिलकर क्या बन गया? ये या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इत्यत्र। तो ये जो ती है वो ई में है, वो आधता हो जाएगा और यहाँ पर इसको या में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इत्यत्र। ठीक है, इसी प्रकार इत्यादि। इत्यादि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे बनेंगे? इति धन आदि। तो इति में पहला शब्द जो है इसका अंतिम वर्ण क्या है? ई है और यहाँ पर क्या है? आ है। तो क्या हो जाएगा? ई और आ मिलाकर क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। यहाँ पर या बना है और यहाँ पर या बन जाएगा, इत्यादि। ठीक है, इसके बाद स्वस्ति। तो स्वस्ति का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो सु धन अस्ति। तो सु उ का उच्चारण आ रहा है, यानी उ है और पहला क्या है? आ है। तो उ से जो है अगर कोई भी असमान वर्ण आ गया तो यहाँ पर उ का क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? स्वस्ति। ठीक है, तो जैसे आप लोग पूछते हैं ना कभी, मैम यहाँ पर तो वा लिखा नहीं है, कैसे आ गया है ना? तो इसी तरह से आ गया कि सु का जब हमने उ है और उ के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो उ का जो है वो किस में बदल जाएगा? वा में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये स्वस्ति। तो ये यण संधि के नियम के अनुसार बदल रहा है। फिर है स्वागतम। तो इसका क्या हो जाएगा? सुधन आगतम। ठीक है, ये बहुत बच्चे पूछते हैं कि स्वागतम में मैम वा तो लगा नहीं है, तो वा कैसे आ गया? तो इस प्रकार से अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया वा। देखो, सु है, उ का उच्चारण आ रहा है सु और यहाँ पर कोई भी असमान स्वर है, आ है, जैसे आगे मान लेते हैं हम, आ गया तो सु और आ मिलकर क्या बन गया? वा बन गया। तो ये क्या बन गया? स्वागतम। ठीक है, इसी प्रकार पित्रादेश। तो पित्र में पित्र बन गया और ये आदेश हो गया। तो ये क्या हो गया? री आ गया पहले और फिर आ गया तो री का क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। ठीक है, पित्रा आ। ठीक है, पित्रादेश। फिर प्रत्येक। तो प्रतिधन ए का, इसका भी ई और ए असमान आ गया तो ये या में बदल गया। इसी प्रकार नार्य उपदेशा। तो नारी धन उपदेशा, तो नारी ई आया और उ आया तो ये किस में बदल गया? या में बदल गया। तो ये यण संधि के नियम के अनुसार बदला है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि ई, उ, री और ली अगर के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो उसके बाद ये किस में बदल जाएगा? ई तो या में बदल जाएगा, उ वा में बदल जाएगा और री रा में बदल जाएगा और ली ला में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बहुत ही आसान होती है, इसको याद रखना बहुत आसान होता है। इसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब वृद्धि का मतलब बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वृद्धि में जैसे कि जहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए, ओ या ओ हो तो वहां मिलने पर क्या बन जाता है? ए और ओ हो जाता है। जैसे कि सदैव है तो सदा में क्या हो जाएगा? सदा धन एव। तो सदा ये तो आ रहा है, ठीक है,
और ए हो गया, तो आ और ए मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, वृद्धि होगी, बढ़ गया, उसमें मात्रा जुड़ गई। ए का एक, तो एक धन एक, तो क्या बन जाएगा, आ और ए मिलाकर बन गया, वो बन गया एक। ठीक है, फिर महा औषधि, महा और औषधि, तो आ और औ को मिलाकर क्या बन गया, औ बन गया। वन औषधि, तो वन धन औषधि, तो आ और औ को मिलाकर क्या बन गया, औ बन गया, तो ये हो गया वन औषधि। तो जहां पर भी औ की मात्रा आ रही है, जहां पर भी बड़ी मात्रा आ रही है ना, समझ जाओ ये कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। लेकिन ये स्वर का है उदाहरण है, स्वर के अंदर अंतर्गत आता है, व्यंजन में नहीं आएगा ये। ठीक है, ये स्वर के अंदर अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमारी वृद्धि संधि हो गई। अब आगे आते हैं हमारी अयादी संधि। अयादी संधि में देखिए क्या होता है, जहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए औ तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ या आ हो, तो ए का ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि ए है, तो इसका क्या बन जाएगा, उसको बदल, कोई भी उसके बाद कोई भी आ या आय, इसके बाद कोई भी अगर आ गया, तो ए जो है वो किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है, ए में ए आया, ने ए आया, और यहाँ पर क्या आ गया, आ गया, तो ए और आ मिलकर क्या बन गया, आय। ठीक है, ये देखो, ने ए और आ मिलकर क्या बन गया, आय। ठीक है, फिर पौ, औ आ गया और आ गया, तो पौ और आ मिलकर क्या बन गया, अव बन गया। ठीक है, फिर औ और आ मिलकर क्या बन गया, आव बन गया। तो अय आय अव आव, ये आपको ध्यान रखना है। ए का अय, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें भी मात्रा नहीं लगेगी। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हो। ए अ और फिर ये क्या बन गया, आय बन गया, औ आ मिलकर अब बन गया, और औ और आ मिलकर आव बन गया। उसके उदाहरण देख लो, नयनम, नायका, पवनम, पावका। तो पावका का क्या हो जाएगा, पौधन अका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि पावका का संधि विच्छेद क्या होगा और इसकी संधि का नाम क्या, संधि का नाम बताइए। तो ये अयादी संधि का उदाहरण है पावका, नायका, नयनम। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये इस तरह से एग्जाम में आते भी हैं, कंपटीशन लेवल पे भी आ जाते हैं कभी कभी हिंदी में, कि पावका का जो है, पावक का आप संधि बताइए, संधि का नाम बताइए, इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें पौधन अका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, जहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो, तो वहां व्यंजन संधि होती है। अब इस व्यंजन संधि के कई सारे, और संस्कृत भाषा में बहुत सारे नियम हैं कि जो ता है, जो दा है वो ता में बदल जाएगा। इसमें वर्ग के हिसाब से विच्छेद होता है, तो ये वर्ग के हिसाब से बहुत काफी लंबा है, वो संस्कृत में संधि विच्छेद है। तो उसके लिए अभी आप लोग सिर्फ इतना सिंपल समझ लीजिए आपके हिसाब से, कि जहां पर भी व्यंजन, अभी तक हमने सब स्वर पढ़े थे। ठीक है, अब जो हम व्यंजन संधि में क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। व्यंजन आपको पता है कि व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है, और व्यंजन के साथ हमेशा स्वर जुड़ा होता है। तो अगर पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, तो वहां पर क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और इसको जो बदलते हैं ना नियम, जो है वो नियम अलग चलते हैं संस्कृत भाषा में, काफी कई सारे हैं। तो फिर वो मैं किसी दिन और भी आप लोगों को बता दूंगी। तो अभी आप सिंपल समझ लीजिए कि व्यंजन संधि में सिर्फ व्यंजन शब्द होंगे, व्यंजन वर्ण होंगे। ठीक है, फिर विसर्ग। विसर्ग में भी क्या होता है, पहले शब्द में अगर विसर्ग आ जाए और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, तो वहां पे विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे मनोहर तो मनाधन हर, नमस्ते तो नमाधन ते। पहले स्वर, पहले वर्ण के अंत में विसर्ग आ गया और इसके बाद हा है, तो ये भी स्वर है, ये भी व्यंजन है आपका, तो क्या बन गया, ये मनोहर। इसके भी नियम होते हैं। तो ये स्वर व्यंजन संधि काफी विस्तार से दी गई है संस्कृत भाषा में। तो ये फिर मैं आपको किसी दिन और बता दूंगी। अभी पहले आप लोग ये जितना मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान से पढ़िए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।